आज हम लोग पंचायती राज का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। इससे पहले लगभग पंचायती राज से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनको हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें इसका इनिशियल फेज जहाँ पे समितियों की सिफारिश हम लोग पढ़े, उसके आगे इनका क्या पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या इनको अथॉरिटी दिया गया है, इन सब के बारे में आर्टिकल के माध्यम से पढ़े। उसके अलावा 2-3 टॉपिक है जिसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बीपीएससी बार बार पूछ लेता है। उस टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे। इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक है पेशा एक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बाद है जिला नियोजन समिति, उनको देखेंगे, और तीसरा जो है यहाँ पे 11वीं अनुसूची में 29 जो सब्जेक्ट है, 29 जो विषय हैं उनको देखेंगे, क्योंकि 29 विषयों में से कुछ ऐसे विषय हैं जो आपको लगेगा कि ये पंचायती राज के अंतर्गत नहीं आता है और वहां से क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछ लिया गया है। अगर आप 67th बीपीएससी ही देखें, जो कैंसिल कर दिया गया था, जो पिछले वर्ष मई में हुआ था, वहां पे आप क्वेश्चन देखेंगे तो पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज के सूची में नहीं आता है। और वो इस तरह का था कि आप बिल्कुल सोच के उसको छाड़ देंगे कि ये बिल्कुल नहीं आता था, और वो वहां पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग पढ़ लेंगे। पिछले क्लास में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा लास्ट का लेक्चर हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, और वो बोर्ड पे भी मेंशन नहीं किया गया था, तो आज लास्ट में उसको हम लोग देख लेंगे, है ना, जिसमें आर्टिकल नंबर 243 का एच बचा हुआ था। ओके, तो आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं कि 11वीं अनुसूची, है ना, हम लोग बात किए थे कि हमारे जो अमेंडमेंट हुआ था 73वां संविधान संशोधन, उस संशोधन के तहत क्या किया गया था, भाग यानी कि पार्ट 9वां जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और आर्टिकल 243 से लेकर के 243O तक टोटल 16 आर्टिकल जोड़ा गया था, जिस चीज के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग 11वें अनुसूची के अंदर 29 विषय हैं, उनमें से उस विषय को हम लोग हालांकि एक बार बोर्ड पे दे दिए हैं, जिसे आप लोग पढ़ ले और कुछ छूट ना पाए, क्योंकि एक बार नजर में आ जाता है तो आदमी इस चीज को लेकर के थोड़ा बहुत कंफर्म होता है कि ये कुछ था या नहीं था। कभी कभी ऐसा चीज होता है जो आप कभी पढ़े हो तो क्लिक कर जाता है, यस ये हम कहीं पे पढ़े हुए हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होगा, हम बता देते हैं, और जहां से क्वेश्चन कमीशन जो है वो पूछता है आपसे, उसको आप लोग देख लेंगे। देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, पीआरआई के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बेसिक चीज, भारत कृषि प्रधान है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले बात क्या किया गया है, कृषि और कृषि विस्तार का। पहला बात क्या है, इसमें पहला सब्जेक्ट क्या रखा गया, कृषि और कृषि विस्तार का। दूसरा कृषि से संबंधित ही चीज है, दूसरे का नाम क्या है, भूमि विकास, भूमि सुधार और भूमि संगठन, है ना। तो इस चीज के बारे में भी आप देखेंगे, लगभग एग्रीकल्चर ओरिएंटेड ही से 6 से और 7 आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, पहला हम लोग देखें कृषि, कृषि विस्तार, दूसरा है भूमि विकास, भूमि सुधार, भूमि संगठन, तीसरा क्या है, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और नदियों के मध्य भूमि का विकास। ये आप लोग याद रखेंगे, नदियों के मध्य भूमि का विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, होता है क्या कि जैसे आप कभी अगर किसी एरिया में देखे होंगे तो नदी बहती रहती है, जैसे ये है नदी, है ना, ये नदी की मेन धारा है, और कभी कभी क्या होती है, इस धारा से एक अलग धारा जो है इसके पैरेलल जाके कहीं पे मिल जाती है, तो उसके बीच में एक टापू सा बन जाता है ना। और इस टापू पे, या इससे ये बहुत काफी छोटा एरिया भी हो सकता है, इन नदी के बीच में एक छोटा सा एरिया, है ना, जहां पे इधर भी गांव है इधर भी गांव है, लेकिन क्या होगा कि ये एरिया क्या हो गया, वाटर से लॉक हो गया। लॉक बॉडी होने की वजह से इस एरिया में क्या हो पाता है, कम्युनिकेशन स्टेबल नहीं हो पाता, यानी कि जो गांव के लोग हैं वो क्या कर पाते हैं, इस एरिया में खेती करने नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से ये क्षेत्र जो है वो उतना उपजाऊ या कम्युनिकेट नहीं हो पाता, जुड़ नहीं पाता है। तो हमारे राज्य सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे, जिससे क्या होगा कि उस जमीन का भी उपयोग हो सके। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नहीं तो ये समझिएगा, ऐसा नहीं कि ये पंचायती राज के बीच में नहीं है, ये राज्य सूची का विषय में नहीं चले जाइएगा, है ना, केंद्र और राज्य, ये पंचायती राज्य के विषय के 29 में से आता है। फिर आते हैं पशुपालन, अगला पॉइंट क्या है, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय और मत्स्य पालन। ये तो एकदम सिंपल सा लगता है कि पंचायती राज का, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। वन्य और वन्य से संबंधित जीवन, लघु वन उत्पत्ति, उसके बाद है लघु उद्योग, खादी ग्रामों और कुटीर उद्योग। ये सब तो आप आराम से एक बार देख लेंगे तो पकड़ लेंगे।
खादी ग्राम और कुटीर उद्योग। फिर आता है ग्रामीण का विकास करना, है ना, ग्रामीण का विकास करना। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे पीने वाला पानी, है ना, पीने योग्य पानी का व्यवस्था करना भी पंचायती राज के 19 सब्जेक्टों में से एक है। ईंधन और पशुचारण का व्यवस्था, यहाँ पे इस चीज को भी याद रखेंगे, किसको, ईंधन, ईंधन का व्यवस्था भी करना किस सूची के अंदर आता है, 29 सब्जेक्ट जो है उसी के अंदर, ये भी चीज आप याद रखेंगे। सड़क, पुल, तट, राजमार्ग, यहाँ पे देखें, सड़क तो आप लोग जानते हैं, पुल भी जानते हैं, लेकिन तट और जल मार्ग, यहाँ पे आप लोग को फिर से प्रॉब्लम हो सकता है। क्या ये पंचायती राज के अंदर आता है, यानी 29 सब्जेक्ट के अंदर आता है? बिल्कुल आता है। तट, यहाँ पे ये तट का मतलब नहीं कि समुद्री बीच जो है, समुद्र के किनारे वाला जो तट उसका, हाँ बिल्कुल, समुद्र के किनारे वाला तट उन स्टेट के लिए आएगा जहां पे कोस्टल लाइन है, लेकिन वो क्षेत्र जहां पे कोस्टल लाइन नहीं है और नदी का जो किनारा होता है वो भी क्या है, तट है, उसका भी यहाँ पे बात इसी में मेंशन कर दिया गया है। उसको भी डेवलप करना, जैसे आप लोग जाते होंगे तो गांव में जाते होंगे तो कभी तालाब देखे हैं, और तालाब के चारों तरफ क्या होता है, चबूतरा बनाया जाता है, जिसको हम लोग स्नानागार या वगैरह वगैरह कहते हैं, है ना, कि घाट बनाया गया। तो उसी चीज का यहाँ पे बात किया गया, उन तटों का विकास करना किसके अंदर आता है, 29 सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत कर लीजिएगा कि तटों का जो विकास है वो नेशनल इश्यू है, कंकरेंट लिस्ट में से नहीं है और ना ही स्टेट लिस्ट में से है। ये वाला जो तट का बात करेगा वो किसके बारे में बात करें, 29 सब्जेक्ट में से ही एक सब्जेक्ट है। और जल मार्ग का विकास करना, है ना। उसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामीण विद्युत। ग्रामीण विद्युत ये भी याद रखेंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स ये भी है, इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है ये भी 29 के अंदर ही शामिल किया गया है। फिर आ जाते हैं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधित, यहाँ पे जो एजुकेशन से संबंधित है इसको याद रखेंगे। एजुकेशन से जो संबंधित है ये एकदम बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन 67 या 66 या 67 में पूछा गया था। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था व्यावसायिक शिक्षा, है ना, व्यावसायिक शिक्षा, ये वाला पॉइंट है ना, व्यावसायिक शिक्षा किस लिस्ट में आता है। तो नॉर्मली आदमी का ये पंचायती राज में नहीं आता होगा, क्योंकि पंचायती राज कहां से मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई एजुकेशन दे पाएगा, वो क्या देगा, बेसिक प्राइमरी एजुकेशन वहां तक। लेकिन ये व्यावसायिक शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, यहाँ पे भी टेक्निकल ट्रेनिंग या प्रशिक्षण लिखा हुआ है, मैकेनिकल ट्रेनिंग, ये बात है। तो हम लोग बात करेंगे कि टेक्निकल एजुकेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो एजुकेशन है वो भी देना पंचायती राज के सब्जेक्ट के अंदर आता है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में आपको डाउट नहीं होगा। वयस्क और गैर वयस्क ये भी याद रखेंगे। औपचारिक शिक्षा, वयस्क और तो यहाँ पे आप लोग चरवाहा विद्यालय के बारे में सुने होंगे, है ना, या ऐसे भी होता है, बहुत सारा नाइट स्कूल वगैरह चलाया जाता है, तो वो भी ये सब स्कीम पंचायती राज के अंदर आता है। फिर पुस्तकालय का निर्माण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाजार मेला, स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य, यहाँ देखिए दवा खाने का भी व्यवस्था जो करवाना है वो भी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। ये भी इनके 29 सब्जेक्ट के अंदर मेंशन किया गया है। पारिवारिक समृद्धि, इसको भी याद रखेंगे, यहां से फिर क्वेश्चन बन सकता है ये वाला, पारिवारिक समृद्धि, महिला एवं बाल विकास, उसके सामाजिक समृद्धि जिसमें मानसिक रोगी, यहाँ पे याद रखिए, ये से भी क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए समाज में स्टेबिलिटी लाने के लिए जरूरी है कि वहां के लोग क्या हो, मानसिक संतुलन अच्छा हो, इसी वजह से यहाँ पे मानसिक रोगों को विशेष रूप से बात किया गया। उसके बाद कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनका भी हो समृद्धि, उनका भी एस्टेब्लिश किया जाए, वो भी वेल कैपेबल हो। उसमें खासकर SC और ST के लिए विशेष महत्व दिया गया है। ओके, उसके आगे हम लोग बात करते हैं सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख। जो हमारा मॉन्यूमेंट सब है उसको क्या करना है, उसको संजो के रखना है ताकि उसको हमारा आने वाला आगे का पीढ़ी है देख सके। और फिर है लोक विभाजन पद्धति। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप लोग क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। हालांकि जितना भी था उसको हाईलाइट कर दिए, वहीं से क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, लेकिन BPSC 1-2 क्वेश्चन यहाँ से उठा लेता है, उसको देखेंगे, है ना। फिर बचा हुआ कुछ टॉपिक है उसको कर लेते हैं, क्योंकि आज पंचायती राज लगभग कंप्लीट कर देंगे। और कल से हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका कर लेंगे, MCQ करेंगे, लगभग 150 क्वेश्चन से ज्यादा कर लेंगे ताकि कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। आप लोग इसमें क्या करें कि जो भी आदमी इसको देखे, उन समझ में आए, अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को इस चीज के बारे में शेयर करें और बताएं।
अब देखें, हम लोग इस समय में बात किए थे कि भारत के स्टेट में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने के लिए 73वां अमेंडमेंट किया गया। तो 73वां अमेंडमेंट किया गया, तो उससे पहले आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल नंबर 4 और 5 अनुसूची 5 और 6 मेंशन है। शेड्यूल नंबर 5 और 6 क्या है, मेंशन किया गया है। और शेड्यूल नंबर 5 और 6 क्या कहता है, शेड्यूल नंबर 5 और 6 यही कहता है ना कि उस क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण किस तरह से किया जाएगा, इस चीज के बारे में उनको स्पेशल राइट दिया गया है। तो क्या उन क्षेत्र में यह प्रभावी होगा 73वां नंबर संविधान संशोधन या नहीं होगा, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के तहत किन राज्यों में 73वां संविधान संशोधन किन राज्यों में प्रभावी नहीं होता है। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, टोटल 5 स्टेट है। कितना स्टेट है, 5 स्टेट, जिसमें 3 स्टेट कंप्लीट रूप से है और 2 स्टेट जो है वो क्या है, पार्शियली है। तो याद रखिए 3 स्टेट, जो 3 स्टेट है वो कौन है, तो सबसे पहले है नागालैंड, दूसरा है मणिपुर, दूसरा है मिजोरम और तीसरा कौन है, मेघालय। ये याद रखेंगे, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, ये 3 स्टेट है, ऐसे स्टेट है जहां पे क्या है, बताइए, 3 स्टेट जहां पे 73वां संविधान संशोधन कंप्लीट रूप से नहीं लगाया जाता है। ओके, उसके बाद 2 स्टेट कौन है जहां पे पार्शियली रूप से ये लगता है। देखिए, तो यहाँ पे है पश्चिम बंगाल, यहां से क्वेश्चन बनता है, ये आप लोग अच्छी तरह से करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ है कि किस स्टेट में, ये मेरे से खुद गलत हो गया था ये क्वेश्चन, कि किस स्टेट में पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है, यानी 73 में। तो इसमें एक और स्टेट हुआ करता, जम्मू एंड कश्मीर, तो वो अब है नहीं। तो यहाँ पे कौन है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, 3 स्टेट है जहां पे क्या है, पंचायत, यानी 73वां संविधान संशोधन यहाँ पे प्रभावी नहीं है, यानी पंचायती राज यहाँ पे नहीं होता है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, इस चीज को थोड़ा और क्लियर करेंगे जब आगे चलेंगे। तो फिर पश्चिम बंगाल है, और कौन सा है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो आप हम लोग बात किए पार्शियली रूप से, तो पार्शियली रूप का क्या मतलब है, क्या पूरे पश्चिम बंगाल में ये नहीं लगाया जाता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पूरे पश्चिम बंगाल में ये चीज नहीं किया जाता है। पश्चिम बंगाल के किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है, तो दार्जिलिंग हिल जो है वहां पे गोरखा हिल, दार्जिलिंग एरिया में, कहां पे, दार्जिलिंग के गोरखा में ये क्या नहीं किया जाता है। और दूसरा जो स्टेट है वो है मणिपुर, है ना, मणिपुर, ये दोनों स्टेट, अब देखिए पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, और मणिपुर का वैसा एरिया जो ऑटोनोमस है ना, ऑटोनोमस एरिया, इस एरिया में पार्शियली रूप से क्या होता है, 73वां संविधान संशोधन लागू होता है, मतलब लागू नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं ये समझ गए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 73वां संविधान संशोधन जो है वो किन क्षेत्र में प्रभावी नहीं होता है। अगर क्षेत्र का बात पूछा जाए तो यहाँ पे नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, ये 3 स्टेट में कंप्लीटली 73वां संविधान संशोधन प्रभावी नहीं होता है। जबकि पश्चिम बंगाल का बात करें तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग हिल, यानी यहाँ पे कभी गोरखा हिल्स भी लिख सकता है या दार्जिलिंग एरिया भी दिया जा सकता है। जबकि मणिपुर का ऑटोनोमस क्षेत्र है, यहाँ पे प्रभावी नहीं होता है 73वां संविधान संशोधन। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन एक और बात आएगी, तो क्या यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी पंचायती राज व्यवस्था है। तो वो पंचायती राज व्यवस्था कैसे होता है, क्या है वो पंचायती राज व्यवस्था, तो इस चीज के लिए, है ना, इस चीज के लिए जो हमारे पास शेड्यूल नंबर 5 और 6 था उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक अमेंडमेंट, एक एक्ट लाया गया 1996 में, 96 में, कब, 1996 में एक एक्ट लाया गया जिसको कहा जाता है पेशा, है ना, पेशा एक्ट। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पेशा एक्ट है क्या, तो पेशा एक्ट कुछ नहीं है, वैसे क्षेत्र, अगर इसका फुल फॉर्म देखे, है ना, पी फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, है ना, दूसरा ई फॉर एक्सटेंशन, एस फॉर शेड्यूल और ए फॉर एरिया, यानी क्या हुआ, पंचायती राज्य
का विस्तार है उन अनुसूचित क्षेत्र में, है ना, यही है। तो हम लोग जानते हैं कि 5वां और 6ठा जो शेड्यूल है वो क्या करता है, इनको प्रोटेक्शन देता है, और उसी एरिया में पंचायती राज व्यवस्था करवाने के लिए क्या लाया गया, 1996 में पेसा एक्ट लाया गया, है ना, पेसा एक्ट। तो हम लोग इस चीज के बारे में जान गए। और पेसा एक्ट के तहत वर्तमान में 11 स्टेट है ना, जहां पे पेसा एक्ट लागू होता है। 11 स्टेट, है ना, स्टेट अगर हम लोग बात करें तो अभी वर्तमान में 11 स्टेट है पेसा जहां पे लगाया जाता है। और अब स्टेट का नाम आप जैसे अब राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, ये आप लोग बुक में पढ़ लेंगे। टोटल 11 स्टेट है। स्टेट का नाम नहीं पूछता है, बस पेसा एक्ट पूछ लेता है ये है क्या, और ये कब से प्रभावी हुआ, ये क्वेश्चन एक था, इस चीज को देख ले। तो 1996 में अगर सीधा ईयर पूछ लेता है, डेट भी याद रखे 24 दिसंबर से, है ना, कब से है, 24 दिसंबर 1996 से ये पेसा एक्ट लागू है। आगे चल लेते हैं हम, इससे आगे एक छोटा सा टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जिला नियोजन समिति। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन मत याद रखिएगा, कमिटी है ये, डीपीसी, है ना, क्या है, जिला नियोजन समिति। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपीसी। डीपीसी से सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या जो डीपीसी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो किस एक्ट के तहत या किस अमेंडमेंट के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया, या जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू है तब से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखिए सबसे पहली बात, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना यानी 1950 से ये वहां पे नहीं मेंशन किया गया है। तो क्या ये 73वें संविधान संशोधन के तहत मेंशन किया गया? बिल्कुल भी नहीं, जिसका 73वें संविधान संशोधन में मेंशन नहीं था। यानी कि आर्टिकल नंबर 243 से लेकर के 243 के ओ के बीच में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो ये देखने को मिलता कहां पे है, तो ये देख लेते हैं। ये है हमारा आर्टिकल नंबर 243 के जेड डी में। कहां पे है? आर्टिकल नंबर 243 के जेड डी में। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? डीपीसी। डीपीसी होता क्या है? तो देखिए जैसे इस नाम से पता चलता है ना, जिला नियोजन समिति, है ना। तो ये जो विकास का योजना होता है वो जिला स्तर पे बनाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कितने मेंबर होते हैं। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके मेंबर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है ना। ये याद रखिएगा, जिला नियोजन समिति, है ना, ये कहां पे है? ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 74th अमेंडमेंट के द्वारा। अमेंडमेंट 74वें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, और 243 जेड डी में ये मेंशन किया गया है। इस चीज को भी देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें जब इनके सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पे हम लोग के द्वारा एक चलन है, क्योंकि हम अभी क्लियर किए, क्योंकि हमारे यहाँ इसके बारे में बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया है कि कितने मेंबर होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका 4/5 है ना, इसके जो 4/5 है वो क्या होते हैं? तो 4 सदस्य जिला पंचायत से, और 5 जो सदस्य हैं वो कहां से आते हैं? देखिए यहां पे कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, है ना। टोटल के 4/5 सदस्य जो है वो कहां से आते हैं? जिला पंचायत और जिला परिषद से आते हैं। ओके, यहां तक का क्वेश्चन हम लोग, अब पंचायती राज से संबंधित जितना भी क्वेश्चन था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे एक हम लोग आर्टिकल नंबर 243 का एच नहीं डिस्कस किए थे, उसको देख लेते हैं। 243 का एच, है ना, 243 का एच क्या कहता है? तो आर्टिकल नंबर 240 क्या हमारा जो पंचायती राज के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन या जो इंस्टीट्यूशन यानी ग्राम सभा ही बात कर ले, क्या ग्राम सभा के पास टैक्स लगाने यानी टैक्स वसूलने का पावर है क्या? तो इस चीज के बारे में बात किया गया आर्टिकल नंबर 243 के एच में, है ना। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो पंचायती राज है वो कर लगा सकता है या नहीं,
है ना। तो इस चीज के बारे में सीधा बता देंगे, बिल्कुल कर लगा सकता है। ऐसा कहाँ लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 243 के एच में लिखा गया है। उसके अलावा यहाँ से एक और बात पूछा जाता है कि किन किन चीजों पे कर लगाता है। तो हम लोग बात किए कि आर्टिकल जो उसमें 243 में जो हम लोग 11वें अनुसूची में कितने सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट, इन्हीं 29 सब्जेक्ट पे ये टैक्स लगा सकता है। ठीक है, ये पढ़ लिए। इसके अलावा देखिए, अब पंचायती राज का कोई भी टॉपिक नहीं बचा जो आप लोगों को पढ़ना है। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़े, क्योंकि पढ़ने से आपका खुद का स्किल बढ़ेगा। ये बहुत जरूरी है कि आप लोग पढ़ाई करते रहें। और हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में जितना भी पंचायती राज से अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसको रिकॉल कर लेंगे। 150 प्लस क्वेश्चन होगा, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग भी उसमें जुड़ेंगे और उसको देखेंगे करके, ठीक है, कितना होता है कितना नहीं। और टॉपिक वाइज ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोग का मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाए। वो आप किसी भी चीज के प्री के लिए, अगर आप लोग मेंस का तैयारी करना चाहेंगे तो मेंस का क्लासेस हम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।